नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। तो आज बात कर रहे हैं हम बांग्लादेश के बारे में। अब बांग्लादेश का न्यूज हर चैनल पे चल रहा है। हम सबसे पहले समझेंगे कि बांग्लादेश में जो आर्मी शासन लगा, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स जो होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये किस तरह उसका शिकार हुई है शेख हसीना, इसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि ये जो इतना तरह का बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ है बांग्लादेश में, जिसमें कुछ रिजर्वेशन को लेकर हुआ है, तो उसके सारे हिस्ट्री को समझेंगे। अभी प्रेजेंट की स्थिति यह है, अभी मैं शाम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसा स्थिति है कि शेख हसीना वहाँ से इंडिया आ चुकी हैं। और इंडिया आने के बाद, इंडिया आने के पहले उन्होंने पहले अपने पद से रिजाइन किया, उसके बाद वहाँ से वो अपना रेसिडेंस, पीएम रेसिडेंस छोड़ के इंडिया आई हैं। अब समझते हैं इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। एक एक चीज़ को समझेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बांग्लादेश हमारा नेबर कंट्री है और यहाँ से बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ उत्पन्न होती है अगर हमारा, क्योंकि सबसे लंबा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है। तो हम सब समझेंगे कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ेगा, और साथ ही अगर बांग्लादेश में अगर आर्मी शासन आती है तो उससे भारत को क्या नुकसान है, इन चीज़ों को समझते हैं। पहले समझो कि एक रिजर्वेशन का मुद्दा है। दूसरा है कि इसमें देखेंगे कि वहाँ जो बांग्लादेश में इलेक्शन हाल ही में हुआ, उसमें शेख हसीना जीती, और शेख हसीना के जीतने के बाद अमेरिका के एक स्टेटमेंट कि ये इलेक्शन जो हुआ है फेयर नहीं हुआ है। उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध किया गया कि हाँ, वास्तव में यह फेयर इलेक्शन नहीं है, तो उसको लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ। दूसरी ओर देखेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाया, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले ऐसा देखा गया था कि अमेरिका बांग्लादेश पर दबाव बना रहा था कि मुझे अपना एक पोर्ट मुझे दो, लेकिन बांग्लादेश द्वारा मना करने के बाद उन पर इस तरह का दबाव भी बनाया गया था। और उनका, आपको याद होगा कि बांग्लादेश की शेख हसीना जो है, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द अमेरिका इस तरह से कुछ करेगा जिससे एक नया देश निर्माण हो सकता है इस बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र में। तीसरा ये देखेंगे कि पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान तो ऐसा नहीं चाहता कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो प्रो पाकिस्तान हो। इसके अलावा भी समझेंगे कि इसमें क्या है कि चाइना, पाकिस्तान और म्यांमार, इन देशों को देखेंगे आप। ऑलरेडी म्यांमार में देखेंगे कि ऑलरेडी आर्मी शासन है। पाकिस्तान तो पपेट गवर्नमेंट है, वो अमेरिका के इशारों पे चलता है, चाइना के इशारों पे चलता है। अब म्यांमार की बात करेंगे, आर्मी है। अब जिस तरह से चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार एक तरह से हो गया और ये सारे के सारे हमारे नेबर हैं, और इन लोगों में अगर एकजुटता आती है तो भारत के लिए एक चुनौतियां बढ़ जाएगी। न सिर्फ सामरिक स्तर पे, कई स्तरों पे हमारी चुनौतियां बढ़ेगी, क्योंकि हम हमेशा ऐसा माना जाता है कि हम एक चाइना के फ्रंट पर, एक पाकिस्तान के फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि थर्ड फ्रंट हमें मेरे सामने खड़ा होगा बांग्लादेश के रूप में। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये सारे मुद्दों को आपने देख लिया कि पहले रिजर्वेशन का मुद्दा है, फिर यूएसए का स्टेटमेंट। किसके लिए यूएसए का स्टेटमेंट आया? यहाँ जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जब हुआ तो यहाँ पर बोला कि फेयर इलेक्शन नहीं है। दूसरा, यूएसए ने क्या डिमांड किया था बांग्लादेश से? एक पोर्ट मांगा था, बांग्लादेश द्वारा मना किया गया। पाकिस्तान भी किसी न किसी तरह ऐसा माना जाता है कि आईएसआई द्वारा कुछ कॉन्स्पिरेसी किया गया है, जिस कारण वहाँ की सरकार को गिराना पड़ा, मतलब आर्मी शासन में आया। एक चीज जो आपको डिफरेंस दिखेगा, आर्मी कई बार ऐसा करने का कोशिश किया है, लेकिन इस बार का जो आर्मी ने क्या किया कि इस बार जनता को फ्रंट फुट पे रखा, जिस कारण क्या हो रहा है कि सरकार को रिजाइन करना पड़ा। क्योंकि जब जनता ही सरकार को बनाती है और जनता ही सरकार के विरुद्ध हो जाएगी तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता है, और इस तरह शेख हसीना रिजाइन की। अब देखो, एक एक चीज को समझ लो। अब क्या, बांग्लादेश आर्मी अनाउंसेस इंटरिम गवर्नमेंट आफ्टर पीएम शेख हसीना फ्लीज। अब पीएम शेख हसीना रिजाइन किया और वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट किसका आ गया? अब आर्मी का आ गया। अब देखो, आर्मी अभी सर्वोपरि है वहां का, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि वहां की जनता भी चाह रही कि आर्मी का शासन हो, लेकिन इंटरिम तौर पे अभी जो भी है शासन का बागडोर अभी आर्मी के हाथ में है। इस चीज को समझो, फिर समझेंगे। देखो, अब मैं इसे बात कर रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स का है रिपोर्ट। ये सारा कुछ रिपोर्ट जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, उसका रिपोर्ट है, विभिन्न चैनलों का रिपोर्ट है, अनरेस्ट इन बांग्लादेश। अब देखो, इसके कुछ दिन पहले ही वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम ने इस तरह का हेडलाइन बनाया था कि बहुत जल्दी देखेंगे कि बांग्लादेश में क्या स्थिति बनती है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अब मैं जाता हूँ मुद्दों पे हुआ क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ। देखो, 1971 में बना बांग्लादेश। मुजीबुर रहमान, जिनको बंगबंधु भी बोलते हैं,
जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, तो वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला था और इस तरह 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो वहां पर क्या हुआ, जिस तरह से भारत की आजादी में गांधी का सहयोग था, उसी तरह एक तरह से गांधी के रूप में थे मुजीबुर रहमान। तो वहां पर इनकी कई सारा स्टैचू था। तो 1971 में जब बांग्लादेश बना और इस बांग्लादेश को बनाने में जिन्होंने सहयोग किया था उनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में माना गया। और वहां पर 30% रिजर्वेशन की बात की गई कि जिन्होंने भी साथ दिया है उनको हम क्या किएंगे, 30% रिजर्वेशन की बात किया। रिजर्वेशन, जब रिजर्वेशन की बात की गई तो रिजर्वेशन तो मिला, लेकिन 2018 में क्या हुआ, सब इस डेट का क्रोनोलॉजी समझो। 2018 में वहां का हाईकोर्ट ने बोला कि हम इस तरह के किसी भी तरह के रिजर्वेशन को हम नहीं मानते। इसको उन्होंने क्या किया, उस समय समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया रिजर्वेशन को। फिर हाल ही में जब उस समय भी विरोध हुआ था, लेकिन वहां पर सिचुएशन उस समय हैंडल कर लिया गया। लेकिन हाल ही में फिर से हाईकोर्ट ने क्या कहा कि हम इस रिजर्वेशन को, जो 30% का रिजर्वेशन है, हम इसको फिर से अलाउ करते हैं। अब इस अलाउ करने के कारण ऐसा लोगों में एक मैसेज चला गया, ऐसा तो नहीं कि यहाँ की सरकार इस तरह की चीजें करवा रही है। ये जो रिजर्वेशन को रीस्टोर करवाया गया है, इसमें बांग्लादेश की सरकार की बड़ी भूमिका है। और देखिए, इन चीजों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये रिजर्वेशन जैसे मुद्दों पर कोई सरकार अगर रिजाइन कर रही है तो सिर्फ रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं है, इससे बढ़कर ही होगा कुछ मुद्दा। तो मुद्दा यहाँ तक चला गया है कि जिस चीज को लेकर विरोध हुआ, रिजर्वेशन को लेकर विरोध हो रहा था कि रिजर्वेशन को समाप्त किया जाए, ऐसा माना जाता है कि अगर इस तरह का रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए तो 90% रिजर्वेशन सिर्फ मेरिट बेस्ड पे मिले। मेरिट बेस्ड पे आपको पता होना चाहिए कि अभी बांग्लादेश में महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है 5%। इस तरह से रिजर्वेशन का व्यवस्था है। लेकिन आपको समझना हो कि लगभग 90% रिजर्वेशन अभी मेरिट के रूप में मिल रहा था, लेकिन 30% रिजर्वेशन जब रीस्टोर किया गया कि हाँ देना चाहिए, तो इससे क्या हुआ, छात्रों में बहुत बड़ा रोष उत्पन्न हुआ और सरकार के विरुद्ध रोड पर उतर गए। इस विरोध को रोकने के लिए, या यूं कहें कि विरोध के लिए जो भी लोग सामने आए थे, उनसे बात करने के बावजूद भी जब कोई रास्ता नहीं निकला, तो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अब हम देश भी बोल सकते हैं, देश सोच सकता है, ऐसा माना जा रहा है, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा कहा जा रहा है कि यूएसए, चाइना और पाकिस्तान जैसे देश चाहते हैं कि उनके हितों की सुरक्षा नहीं हो रही है। बांग्लादेश की सरकार अगर ये रही तो, अगर उनके हितों, देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चीज ये होता है, संबंधों का सुधार कैसे होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है। जिस तरह से कहते हैं कि कोई पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी परमानेंट दुश्मन नहीं होता, इनेमी नहीं होता, उसी तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कोई देश परमानेंट दुश्मन नहीं होता। आज आपका दोस्त है तो कल दोस्त नहीं भी रहेगा, कल दोस्त, आज दुश्मन है तो कल दोस्त भी बनेगा। तो ऐसी स्थिति बनी है कि शेख हसीना की सरकार पर अमेरिका द्वारा एक दबाव बनाया गया था कि अगर हमें अरब सागर में अगर एक पोर्ट मिलता है तो हमें चाइना को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। देखो कारण क्या है ना कि ये अभी वर्ल्ड में देखेंगे तो अमेरिका का धाता बोलता है, धाता इन द सेंस वो एक यूनिपोलर की ओर अपने को सबसे बड़ा पावरफुल मानता है और उसको ऐसा लग रहा है एक चाइना ही है जो हमें चुनौती दे सकता है। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर बांग्लादेश से मुझे एक पोर्ट मिलता है, क्योंकि हिंद महासागर में कई पोर्ट है उनके, लेकिन अगर बांग्लादेश के अरब सागर, बंगाल, बे ऑफ बंगाल में भी अगर इस तरह का पोर्ट मिल जाता है तो इनको फायदा क्या होगा, इनको फायदा होगा चाइना को बैलेंस करने में। किस तरह से बैलेंस करने में मिलेगा, आप देखेंगे कि बांग्लादेश का देखे होंगे कि जो मैप है, अगर इंडिया का मैप अगर ऐसे बना हुआ है तो आप देखेंगे कि इस तरह से, तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा बांग्लादेश का है, और जब बांग्लादेश का है तो ये कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। अगर हम यहाँ से नीचे आएंगे तो बहुत दूर नहीं है, जिस तरह से जहाँ से चाइना का बहुत बड़े स्तर पे व्यापार होता है, उसका शिप गुजरता है। अगर यहाँ पर, अगर अमेरिका यहाँ पर इसको रोक लेता है किसी विषम परिस्थिति में, तो चाइना को चेकमेट करने में अमेरिका को मदद मिलेगा। इस तरह से वो अपने सामरिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है श्रीलंका, अमेरिका। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश द्वारा इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया गया कि नहीं, पोर्ट हम नहीं देंगे। इस कारण से क्या हुआ, एक कारण, एक नाराजगी अमेरिका का यह भी था। दूसरी ओर चलिए, दूसरी ओर चलते हैं तो ये देखते हैं कि हमने बोला था, एक तो पहला मुद्दा क्या था, पहला मुद्दा था रिजर्वेशन। दूसरा मुद्दा क्या हुआ, इलेक्शन। देखो सब क्रोनोलॉजी, इसके पहले समझ लो, ये पोर्ट की बात समझ लो। पोर्ट के बाद हुआ इलेक्शन, इलेक्शन के बाद यूएसए का स्टेटमेंट, यूएसए स्टेटमेंट।
इसके अलावा माना जा रहा है, ये तो फ्रंट से आपको दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान का आईएसआई की भी भूमिका इसमें माना जा रहा है। अब समझो कि हमने क्या किया, रिजर्वेशन वाले मुद्दे को तो हम सॉर्ट आउट करने के लिए, जबकि इसमें देखा जाए तो इसमें सरकार का कोई भूमिका नहीं। यहाँ न्यायालय क्या है, जिस तरह से भारत में न्यायालय है वो स्वतंत्र है, उसी तरह पाकिस्तान बांग्लादेश में भी न्यायालय स्वतंत्र है। तो ऐसे में अगर कोर्ट निर्णय करता है तो इसमें सरकार की भूमिका नहीं होती, लेकिन लोगों में यह भ्रम फैलाया गया कि यह सरकार द्वारा कराया गया साजिश है, किसी तरह से इसको रिजर्वेशन को रीस्टोर करने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर जब पोर्ट मांगा गया अमेरिका द्वारा, तो बांग्लादेश ने मना किया। इससे नाराज होकर इलेक्शन जो हाल ही में हुआ बांग्लादेश में, उसे शेख हसीना जीती, उसको फिर इलेक्शन नहीं बोला गया, जिस कारण विरोधी पार्टियों द्वारा उनके समर्थकों ने सरकार के विरुद्ध इसी रिजर्वेशन का जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें शामिल हुए। तो ये प्रोटेस्ट और बड़ा हुआ, और जब प्रोटेस्ट बड़ा हुआ तो सरकार पर भी दबाव ज्यादा बढ़ा। सरकार पर जब दबाव बढ़ा तो इस समय आर्मी को कहीं न कहीं विदेशी फंड मिल रहा होगा, उनका समर्थन मिल रहा होगा। इस कारण से आर्मी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ खुद के बल पर सरकार को अपदस्थ कर दे, उनको रिजाइन करने को मजबूर कर दे, कहीं न कहीं सहारा मिलता। आप जब पाकिस्तान की बात करोगे तो आप देखोगे, अक्सर सुनते होगे कि वहाँ की आर्मी पर यूएसए का बहुत सपोर्ट है, इसीलिए वहाँ की कहा जाता है कि पपेट गवर्नमेंट है, सारा शासन तो आर्मी चला रही है। उसी तरह से अमेरिका द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर आर्मी शासन होता है तो हमें जो पोर्ट चाहिए वो हमें मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये हो सकता है कि एक तरफ चीन है जो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका का यहाँ पर हस्तक्षेप हो, दूसरी तरफ बांग्लादेश के भी कुछ हित हैं कि अगर ये दोनों लड़े तो हमें कुछ फायदा हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। इन सारी मुद्दों को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भारत के लिए क्या चुनौती उत्पन्न हो रही है। अब इन सारे मुद्दों को हमने रिजर्वेशन की बात की, यूएसए द्वारा पोर्ट मांगने की बात की, वो खत्म। इलेक्शन हुआ, उसको फेयर नहीं बोला अमेरिका ने, और फिर विरोध प्रदर्शन हुआ तो इसके समर्थक जो विरोधी पार्टियों के समर्थक थे और रिजर्वेशन के जो विरुद्ध खड़े हुए थे वो सारे एक हुए और सरकार पर दबाव बनाया। यूएसए का स्टेटमेंट तो बताया नहीं कि फेयर इलेक्शन नहीं है। फिर पाक आईएसआई का भी कुछ कॉन्स्पिरेसी ऐसा सुनने में आ रहा है, जो भी आएगा आपके सामने बहुत जल्द आएगा। तीसरी चीज ये देखेंगे कि सरकार भारत के लिए क्या चुनौती है। अगर बांग्लादेश में इस तरह की कुछ घटनाएं घट रही है तो भारत पर इस पर क्यों इफेक्ट पड़ रहा है। भारत में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सोचते होंगे आप, लेकिन है, चुनौतियां हैं। आप देखे होंगे, मैं थोड़ा सा रोहिंग्या मुस्लिम वाला बात जोड़ना चाहूंगा कि रोहिंग्या मुस्लिम जब इंडिया में आए तो किस तरह के हम पर संसाधन का दबाव, इंटरनल सिक्योरिटी का दबाव कई सारे बढ़ गए थे। अभी भी ऐसा माना जा रहा है। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट, जब शेख हसीना इंडिया आई और भारत के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री के साथ मिलते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, और तुरंत ही भारतीय बॉर्डर जो सबसे लंबा, भारतीय पड़ोसी देशों में सबसे लंबा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है, फिर उनको वहाँ से रेलवे सस्पेंड किया जाता है जो इंडिया से बांग्लादेश जाता था। बॉर्डर को पूरी तरह फुल प्रूफ किया गया है। जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल थे सबको वापस छुट्टी रद्द कर दिया गया, सबको वापस बुलाया गया। इन सारी चुनौतियों को देखना है कि पहले जिस तरह से रोहिंग्या मुस्लिम भारत में आके बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज पैदा किए थे, फिर से ऐसा कोई चैलेंज ना पैदा हो जाए, इसीलिए अभी से हमारा बीएसएफ और हमारी सरकार अलर्ट है। तो आपको समझना होगा कि बांग्लादेश से कोई इंडिया में ना आ जाए और आकर भारत में कुछ ऐसी चुनौतियां न उत्पन्न कर दे। और ऐसे चुनौतियों में अगर बांग्लादेशी लोग आए और जो पाकिस्तान के इशारों पर आ रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान के इशारों पर ही काम करेंगे और भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उत्पन्न करेंगे। कई सारी घटनाएं घट सकती है, स्लीपर सेल बन सकते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट सकती है। इसलिए सरकार के लिए ये बहुत ही अभी चैलेंज का टाइम है और इस पर सरकार अपनी नजर बनाए हुए है। देखते हैं आगे क्या होता है, बहुत जल्द आपको खबर मिलते ही रहेगा। एक चीज देखिएगा किस तरह का विरोध हो रहा है, इस तरह का विरोध हो रहा है। आप देखिए लगभग प्रोटेस्ट में कई अब तो बोला जा रहा है कि लगभग नियर बाई 1000 लोग मारे गए हैं प्रोटेस्टर। और ये देखिए किस तरह से स्लोगन चलाया जा रहा है, मदरलैंड ऑफ डेथ, इस तरह का स्लोगन वहां पर चल रहा है। और मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के गांधी कहे जाते हैं, एक तरह से उनकी मूर्तियों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। मैं कहूंगा कि इस तरह के जो भी वारदात हो रहे हैं ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए सही नहीं है। बांग्लादेश, अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें भारत के, वैसे में पाकिस्तान जैसे देशों को पीछे करके जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, कई मायनों में भारत से भी आगे बढ़ रहा था कुछ क्षेत्रों में, तो अगर इस तरह की चीजें आती है तो हमें लगता है कि बांग्लादेश कई दशक पीछे जा सकता है। तो अब यूं कहें कि जिस तरह से म्यांमार में पॉलिटिक्स जम गया था, उसी तरह से ऐसा ना हो कि बांग्लादेश भी
अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का शिकार हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शिकार हो, और यहाँ का लोग, यहाँ की सरकार और जो शासन करेंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है ऐसी स्थितियों में वो है वहाँ की जनता। तो हम लोग यही उम्मीद है कि वहाँ की जनता की समझेगी और इस तरह के आर्मी शासन के विरुद्ध फिर खड़ी होगी और एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने का प्रयास करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।